हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के हम बात कर रहे हैं डे 6 ऑफ डेली कोड चैलेंज की। आज का है मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 2 3 4, क्वेश्चन 1 2 5 4, नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ग्राफ को कंसीडर करना ये आपकी मतलब ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि ग्राफ में सॉल्व किया जा सकता है, किसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप इसमें मैट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पर जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो सिर्फ ज़ीरोस और 1 से भरा हुआ है। 0 यानी कि ज़मीन, 1 यानी कि पानी। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्लोज्ड आइलैंड नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स को पता लगाना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, या तो ज़मीन होगी या तो पानी होगा। अगर एक ऐसी ज़मीन है जो कि चारों तरफ से, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है चारों तरीके से, ओके? 8 तरीके से नहीं, यानी हमें डायगोनली कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम ही कंसीडर करना है। अगर वो चारों तरीके से पानी से सराउंडेड है, तो हमें उसे काउंट करना है एज़ अ क्लोज्ड आइलैंड। अगर वो चारों तरफ से पानी सराउंडेड नहीं है, यानी कि सपोज़ समझ लो कि वो एक बॉर्डर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको दिख रहा होगा ये जो ज़ीरो है, ये बॉर्डर में है। ये चारों तरीके से पानी सराउंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही खत्म हो जा रही है, राइट? यहाँ पे जो हमारा ग्रिड है, जो कि हमारा एरिया है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो खत्म हो जा रहा है, यानी चारों तरीके से पानी सराउंडेड नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। उसका चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक क्लोज़ आइलैंड होने के लिए। तो हमें वैसे नंबर ऑफ क्लोज़ आइलैंड्स रिटर्न करना है। तो मैंने आपको एक हिंट पहले ही दे दिया है कि अगर बाउंड्री में है, यानी कि अगर वो जो ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, जो इसका एंडिंग एरिया है, यानी कि जो खत्म होता है जगह है, अगर ये लैंड यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो आप देख सकते हो कि इसका संभव ही नहीं है कि वो चारों तरीके से पानी से सराउंडेड हो, राइट? तो वैसे केस में हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम्पल का आंसर क्या होगा? देखो, ये जो आपको मेरा माउस अगर विज़िबल हो, तो ये जो ज़मीन आपको दिख रही है, ये चारों तरीके से पानी से सराउंडेड है, ओके? ये पानी का देखो लेयर है पूरा, जो इसको सराउंड कर रहा है। तो ये एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर हुआ कि ये जो ज़ीरो आपको दिख रहा है, ये भी चारों तरीके से पानी से सराउंडेड है। मैं एक चीज़ फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, क्वेश्चन में यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको 4 डायरेक्शंस को ही कंसीडर करना है। आपको 8 डायरेक्शंस कंसीडर नहीं करना है, यानी डायगोनली आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको डायगोनली कंसीडर करने को बोला जाए, तो क्वेश्चन का डायमेंशन अलग हो जाता है, राइट? इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका आंसर 2 है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमको एक ग्रिड दिया हुआ है, जो कि 2 डायमेंशनल ग्रिड है। 0 से 1 से भरा रहेगा, और ये कितना बड़ा हो सकता है? ये 100 इंटू 100 हो सकता है। 100 इंटू 100 डायमेंशन का हो सकता है, ओके? 100 इंटू 100। इसमें सिर्फ 0 और 1 रहेंगे। 0 यानी होता है लैंड, यानी कि ज़मीन। 1 होता है यानी कि पानी, यानी वाटर। एक हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ क्लोज्ड आइलैंड्स, यानी कि एक ऐसी ज़मीन जो कि चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। अगर वो ज़मीन एक बॉर्डर एरिया में प्रेज़ेंट है, यानी कि ये जो कि जिसके इसके राइट और टॉप में कुछ भी नहीं है। आप नहीं कह सकते क्या है, राइट? क्योंकि ये बॉर्डर में प्रेज़ेंट है। हमारा एरिया सिर्फ इतना ही है। इस एरिया में इसके ऊपर का और इसका राइट का मेंशन नहीं आ रहा है, राइट? इन दैट केस आपको इसे कंसीडर नहीं करना है, ओके? इस सॉल्यूशन के साथ आपको इंटरव्यू में बोला जाएगा कि आप इसे सॉल्व करके दिखाएँ। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सी। देखो, सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से तरीके से करना चाहते हो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे ग्राफ एज़ अ ग्राफ कंसीडर करना चाहता हूँ। ग्राफ क्यों कंसीडर करना चाहता हूँ? देखो, मैं बीएफएस ट्रैवर्सल इसमें ईज़िली कर सकता हूँ। बीएफएस क्या होता है कि जैसे मैं इस वाले ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके इक्विवेलेंट जो भी ज़ीरोस आते हैं, जैसे कि ये एक ज़ीरो आ गया, ये एक ज़ीरो आ गया, मैं उनमें जाके ट्रैवर्सल करूँगा, ओके? मैं तब तक आता रहूँगा जब तक कि जो भी इसके पास है, जब तक वो सारी विसिटेड ना हो जाए। देखो, अब आते हैं आंसर की तरफ। आपको मैं समझा पाऊँगा एक बार मैं आपको अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर लूँ। तो मैंने इस सल को क्या-क्या यूज़ किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर होने वाला है। फाइनली मैं काउंट ही रिटर्न करने वाला हूँ, राइट? दूसरी चीज़ हो गई विज़िट एरे। विज़िट एरे सेम ही डायमेंशन की होगी जो कि मेरा ग्रिड का डायमेंशन है। ग्रिड का डायमेंशन मेरा m क्रॉस n है, तो ये भी उसी डायमेंशन का होने वाला है, लेकिन ये फॉल्स से इनिशियलाइज़्ड है, ओके? ये इसका वैल्यूज़ एक बूलियन है, यानी या तो फॉल्स रहेगा, हर बार हर नोड का वैल्यू या तो फॉल्स रहेगा या तो ट्रू रहने वाला है, राइट? इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में ये हमेशा फॉल्स रहने वाला है। m हो गया नंबर ऑफ मेरे रोज़ कितने हैं, ओके? n हो गया मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। आप एक बार विजुअलाइज़ करके देखो ये एरे कैसे होने वाला है। नंबर ऑफ रोज़ m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। एक बार विजुअलाइज़ करके देखो, राइट? आपको देखो, ये चीज़ें जो हम करने वाले हैं, ये चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी अगर आपने विजुअलाइज़ किया हुआ हो तो, ओके? क्योंकि देखो, आप आई को किससे ऐड करना है, जे को किससे ऐड करना है, उनके डायमेंशंस क्या थे, ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी, ओके? जब ये चेक कर रहे होते हैं ना, इन चीज़ों में आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा किससे ऐड हुआ है, तभी जाके आप चेक कर सकते हो कि वो ग्रेटर दैन होगा, ग्रेटर देन होगा, राइट? तो ये हो गया मेरी जो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ इस सॉल्यूशन के लिए। अब बारी आती है कि मैं उनको कैसे विज़िट करने वाला हूँ। मैं 2 फॉर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ m इंटू n होने वाला है। इसका आइडिया ये है कि मैं हर ज़मीन देखो,
अब ये एक जैसे बॉक्स हो गया, राइट? ये एक 2 डायमेंशनल बॉक्स है, मैं हर नोड को विज़िट करने वाला हूँ इसके, ओके? तो मैं बीएफएस कब करूँगा? अगर वो एक ज़मीन हो, यानी ग्रिड ऑफ आईजे ज़मीन हो और वो विज़िटेड ना हो। तो इनिशियल मैंने आपको बताया था कि सारे ज़मीन को, इवन वाटर्स का विज़िट जो होगा वो होगा 0, यानी फ़ॉल्स, ओके? लेकिन आप वाटर को कंसीडर मत करो, आप सिर्फ ज़मीन को कंसीडर करो। अगर वो एक ज़मीन है और अगर उसका मैंने विज़िट नहीं किया है पहले, तो मैं करने वाला हूँ बीएफएस उसका, ओके? अगर ये बीएफएस आपको पता चल गया होगा कि ये या तो ट्रू या तो फ़ॉल्स रिटर्न करने वाली है, क्योंकि ये इस जगह पे यूज़्ड है, राइट? इस जगह पे या तो ट्रू या तो फ़ॉल्स आना चाहिए। अगर ट्रू आता है, दैट मीन्स मैं काउंट +1 करने वाला हूँ और फाइनली वही काउंट रिटर्न होने वाला है, ओके? तो अब आ जाते हैं बीएफएस फ़ंक्शन कर क्या रहा है। आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो मेरा जो बीएफएस फ़ंक्शन है वो i, j रिटर्न करने वाला है, राइट? इस i, j को यहाँ पे मैं $x कॉल कर रहा हूँ, ओके? ये चीज़ें नॉन लोकल में है, नॉन लोकल यानी कि ये इस फ़ंक्शन से अंदर से नहीं आ रही हैं, ये बाहर से आ रही हैं, ओके? ये पाइथन में आपको ये मेंशन करना ज़रूरी रहता है। आप चाहें तो मैं सी प्लस प्लस में आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, पर पाइथन मेरा प्रेफ़रेंस इसलिए रहता है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, ओके? अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैं हमेशा बीएफएस में ऐसे ही यूज़ करता हूँ क्यू को, ओके? क्यू इज़ इक्वल टू अरे, आप चाहें तो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉप करने के लिए, जैसे कि आप डीक्यू इन सब को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्यू को मैनुअली इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए ईज़ी रहे, राइट? तो क्यू में मैं अपेंड करने वाला हूँ एक ट्यूपल को, ओके? इसको पाइथन में ट्यूपल कहते हैं, x, y, ओके? ये एक ब्रैकेट के अंदर है, इसको ट्यूपल कहते हैं। अब मैं देखो, आप जिस तरीके से देखो मेरे इम्प्लीमेंटेशन है, जब भी मैं किसी चीज़ को क्यू के अंदर पुश करने वाला हूँ, मैं उसका विज़िट को ट्रू करने वाला हूँ, ओके? आप देखो पेस्टली बार मैंने क्या किया था, जब आप क्यू से पॉप करने वाले यानी क्यू से आप निकाल रहे हो, तब आप उसे ट्रू करोगे या तो, लेकिन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब मैं क्यू में डाल रहा हूँ, तब मैं उसको ट्रू कर रहा हूँ, ओके? विज़िट को ट्रू कर रहा हूँ। यानी कि देखो विज़िट एक अलग से अरे है, राइट? हर नोड के लिए जैसे ये आपको दिख रहा है, वैसे विज़िट भी एक एग्ज़ैक्टली सेम अरे होने वाला है, ओके? इसमें हर नोड फ़ॉल्स होगा। अब मैं उसको ट्रू कर रहा हूँ, यानी मैं उसको विज़िट कर चुका हूँ। विज़िट कर चुका हूँ यानी मैं उसके नेबर्स का अब एक्सटेंड करने वाला हूँ, ओके? ये एक एग्ज़म्पशन यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्लोज़्ड लैंड जो वेरिएबल है ये अभी ट्रू होने वाला है। लेकिन अगर आगे चल के ये फ़ॉल्स होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखने वाले हैं, आगे चल के मैं बताऊँगा, तो फाइनली वही रिटर्न हो जाएगा, ओके? फंक्शन एक ट्रू और फ़ॉल्स वैल्यू रिटर्न करने वाला है, जैसे कि आपको पहले ही पता चल चुका था यहाँ पे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फंक्शन अभी ट्रू रिटर्न करेगा। देखते हैं आगे क्या होगा, राइट? ये वो डायरेक्शंस है जिसमें हमें मूव करना है, जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि ये 4 डायरेक्शंस को ही कंसीडर करने वाले हैं। मैक्सिमली 4 डायरेक्शंस कनेक्टेड ग्रुप ऑफ ज़ीरोज़, ओके? आपको 4 डायरेक्शन में मूव करना है। अब मैं आपको क्लिक समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यानी एक्स में 0 यानी हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 1, ओके? हमें मूव करना है, यानी ऊपर हम मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकली -1 यानी कि हम नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, ओके? हॉरिजॉन्टली 1, वर्टिकली 0 यानी कि हम राइट की ओर मूव कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली -1, वर्टिकली 0 यानी कि हम लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं, ओके? जब तक क्यू खाली नहीं होता ये फंक्शन चलने वाला है। हम इसमें क्या करें, सबसे पहले क्यू डॉट पॉप ऑफ 0 यानी कि जो कि जिसका 0th इंडेक्स जो भी था हम उसको पॉप करें, यानी क्यू के लेफ्ट का जो भी था वो सबसे पहले पॉप होगा। मैं उसे ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई बोल रहा हूँ, उसके एक्स वाई को, ओके? अब मैं डायमेंशन एरे में जा रहा हूँ, ये मेरा डायमेंशन एरे था। हर इसके आई कमा जे को, यानी सी फॉर आई कमा जे डायरेक्शन मीन्स आई और जे, यानी कि जो आपको 2 वैल्यूज़ दिख रहे हैं वो आई और जे होने वाले हैं, ओके? आई को मैं ऐड करूँगा ट्रिपल एक्स के साथ, जे को मैं ऐड करने वाला हूँ ट्रिपल वाई के साथ। इन दोनों को ऐड करने पे जो बन रहा है वो उसको मैं बोलूँगा कॉल कमा रो, ओके? अगर देखो, जैसे कि मैंने कहा था, अगर वो बाउंड्री में प्रेज़ेंट है तो मैं आगे नहीं कर सकता, ओके? बाउंड्री में वो कब प्रेज़ेंट होगा, सी अगर ये जो आपको 0,0 बाउंड्री में दिख रहा है, अगर मैं इसमें कोई भी मूवमेंट करता हूँ तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि ये वैल्यू सैटिस्फाई कर रहा होगा, यानी इफ कॉलम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम इज़ देखो उसकी बाउंड्री कंडीशन है, राइट? 0 टू m-1 होना चाहिए था। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू m हुआ या फिर लेस देन 0 हुआ, सिमिलरली अगर रो लेस देन 0 हुआ या फिर रो ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, यानी कि वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है। बाउंड्री से बाहर कब जाएगा, जबकि मेरा ट्रिपल एक्स जो था, ये जो ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई था, ये बॉर्डर वाला एलिमेंट हुआ, बॉर्डर वाला नोड हुआ, ओके? उस केस में मैं इसको फॉल्स करने वाला हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि मैं रुक नहीं रहा हूँ। मैंने यहाँ ब्रेक कंडीशन नहीं लगाया, मैं लूप से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। क्योंकि देखो मुझे उसका जो भी पास के नोड्स हैं, जो भी विज़िटेड नोड्स हैं, जो कि मैं विज़िट कर सकता हूँ उसके थ्रू, ओके? उनको भी मुझे टोटली लेके विज़िट करके फॉल्स करना होगा, नहीं तो मुझे फिर से वहाँ विज़िट करना पड़ेगा, राइट? तो मैं उनको भी जाके विज़िट करना चाहता हूँ ताकि उनका विज़िट फॉल्स हो जाए, ताकि मुझे फिर से वहाँ विज़िट ना करना पड़े, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता, यानी कि अगर वो वाला नोड एक बॉर्डर वाला नोड नहीं है, तब मैं यहाँ पे ये चेक करने आया हूँ कि क्या वो एक लैंड है? अगर लैंड है, क्या वो विज़िटेड नहीं है?
अगर ये दोनों ही सही होते हैं, यानी कि वो एक लैंड भी है और वो विज़िट नहीं हुआ है, इन दैट केस मैं उसे क्यू में अपेंड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे ही मैं क्यू में अपेंड करूँगा, मैं उसका विज़िट ट्रू करने वाला हूँ। ओके? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये एक ऐसा नोड है जो कि मेरे ट्रिपल वाइस के आस-पास है, यानी या तो ऊपर है, या तो नीचे, या तो राइट, या तो लेफ्ट है, राइट? ये एक ऐसा नोड है। हो सकता है ये है इस ग्राफ के अंदर भी ना हो, ये ग्राफ के बाहर पड़ रहा हो। इन दैट केस मैं चेक कर रहा हूँ कि ग्राफ के अंदर होता भी है कि नहीं। अगर ये ग्राफ के अंदर नहीं है, ग्राफ के बाहर हो रहा है, तो मेरा आंसर सीधा फॉल्स होने वाला है, ओके? यानी कि अब किसी भी तरीके से ये मैं काउंट करने ही नहीं वाला एज़ अ क्लोज़्ड आइलैंड, ओके? अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर वो बॉर्डर में नहीं पड़ता, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जो वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं, जो भी जिस नोड की मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल रही हैं, राइट? ये एक लैंड है कि नहीं? अगर ये लैंड है, ओके, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैंने उससे पहले से विज़िट किया हुआ है? अगर मैंने उससे पहले से विज़िट नहीं किया हुआ है, इन दैट केस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये 2 स्टेटमेंट तब एग्ज़ीक्यूट होने वाली है। क्या है वो? क्यू डॉट अपेंड करने वाला हूँ, यानी कि उसको क्यू के अंदर डालो, एट द सेम टाइम जैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे ही क्यू में कुछ डालता हूँ, मैं उसका विज़िट जो उसका नोड का जो विज़िट वाला नोड है, राइट? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग विज़िट नोड है, मैं उसको ट्रू करने वाला हूँ कि हाँ, मैंने इसको विज़िट कर लिया है, ओके? ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि सारे इसके आस-पास के नोड्स विज़िटेड ना हो जाएँ, ओके? सारे इसके आस-पास नोड्स विज़िटेड ना हो जाएँ। यानी कि ये देखो, या तो ग्रुप ये ग्राफ के बाहर जा रहा होगा, या तो वो पानी होगा, या तो पहले से विज़िट कर चुका होगा। ये 3 कंडीशन है, ओके? क्या-क्या 3 कंडीशन? या तो अगर मेरे जो भी नोड है उसके आस-पास का नोड ग्राफ के बाहर जा रहा होगा तो भी मैं स्टॉप कर दूँगा, या फिर अगर वो पानी होगा तो भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पानी होगा तो कंसिडर नहीं हो रहा है। और एट द सेम टाइम अगर वो पहले ही विज़िट हो चुका है तो भी मुझे अगर मैं उसे कंसिडर नहीं करने वाला, ओके? ये 3 कंडीशंस है इसके स्टॉपिंग के, ओके? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि आप किन केसेस में स्टॉप कर रहे हो, राइट? या तो फाइनली जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, ओके? मैं इसे मान के चला था कि ये ट्रू होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है, यानी कि अगर मैं वाटर नोड अगर उसमें आ रहा था, फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो भी ज़ीरोस हैं सबके लिए कंडीशन ट्रू होगा। सिमिलरली ये जो ज़ीरो है इसके लिए कंडीशन ट्रू होने वाला है, ओके? बाकी ये जो ज़ीरोस हैं इनके लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो 1 के बाद आगे सी 1 में जाके ये ग्राफ सच स्टप हो जाएगा, राइट? क्योंकि 1 आ रहा है तो ये कंडीशन वैसे ही फॉल्स होगा, राइट? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं इसको अपेंड करने ही नहीं वाला क्यू में, ओके? तो मैं कभी बॉर्डर तक पहुँचने ही नहीं वाला हूँ, ओके? इस कंडीशन में, ओके? तो मानना ये है कि या तो एक बॉर्डर नोड हो, अगर बॉर्डर नोड नहीं है, तो इन दैट केस वो पानी से सराउंडेड होगा नहीं होना है, क्योंकि ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है। या तो बॉर्डर पे आ जाए, या तो वो पानी निकले उसके जो आस-पास के नोड्स हैं, या फिर हमने उसे पहले से ही विज़िट किया हुआ हो, ओके? या उस केस में मुझे रिटर्न करना है। तो फाइनली जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, ओके? या मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, मैं हर नोड को विज़िट कर रहा हूँ, राइट? मैं हर नोड को इन दोनों लूप फॉर लूप्स के अंदर विज़िट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विज़िट हो रहा है, आई इन द रेंज एम, जे इन द रेंज एन, ओके? अगर वो लैंड है और अगर वो उसे विज़िट नहीं किया है, इन दैट केस ओनली मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर उसे बीएफएस रिटर्न करता है, बीएफएस ऑफ आई का मुझे ट्रू रिटर्न करता है, देन केस मैं काउंट ऑफ +1 कर रहा हूँ, राइट? मैंने आपको बता दिया कि ये बीएफएस वाला फंक्शन काम कैसे करता है, और ये काउंट +1 हो रहा है। एंड फाइनली जब मैं सारे नोड्स को विज़िट कर चुका हूँ, मैं देखो ये जब भी एक नोड पे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी इस वाले नोड पे स्टार्ट होगा, ये सारे नोड्स को अपने साथ विज़िट करा लेगा, राइट? तो उनके केसेस में विज़िट इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा, ओके? सॉरी, विज़िट इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, तो उन नोड्स को हम विज़िट फिर से नहीं करने वाले हैं, ओके? तो ये फॉलो हर मैक्सिमम केसेस के लिए रन ही नहीं कर रहा होगा, या तो पानी के लिए होगा तो रन नहीं करेगा, अगर फाइल से विज़िट होगा तो रन नहीं करेगा। एंड फाइनली हम काउंट आंसर रिटर्न करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम्पल 2 की। या एग्जाम्पल 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीच का ज़ीरो है, ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, और ऐसा कोई भी ज़ीरो नहीं है जो कि पानी से सराउंडेड है, क्योंकि बॉर्डर में आ जाते हैं, राइट? तो इसका आंसर 1 हो रहा है, ओके? कमिंग टू दी थर्ड एग्जाम्पल, ओके? आप देख सकते हैं ये जो ज़ीरोस बन रहा है, ये जो लाइन बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ओके? और आपको देख सकते हो ये इस वाले इसके नीचे देखो आप, ये भी एक ये भी एक है, ओके? ये पूरा रीजन पानी से सराउंडेड है, इसके नीचे भी इसके ऊपर भी। तो ये एक रीजन हो गया। एट द सेम टाइम आप इस ज़ीरो को देखो, ये ज़ीरो भी चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। तो ये 2 रीजन हो गए जो कि क्लोज्ड आइलैंड बना रहे हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज़ 2, ओके? इसका डायमेंशन 100 क्रॉस 100 है, तो जो मैट्रिक्स मैक्सिमम हमें मिलने वाली है वो 100 क्रॉस 100 होने वाली है, राइट? तो बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं यहाँ 2 फॉलोअप यूज़ कर रहा हूँ। तो O ऑफ m इंटू n होने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? मैं यहाँ पे एक m क्रॉस n मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो m क्रॉस n होने वाला है। एट द सेम टाइम मैं हर नोड के लिए, ओके, मैं हर नोड के लिए 4 नोड्स में विज़िट करने वाला हूँ, ओके? जो उसके आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, राइट?
4 मिनट्स में विज़िट करने वाला हूँ। उस वजह से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m इंटू n हो जाती है। सॉरी 4 इंटू m इंटू n हो जाती है। बट अगर आप अपर लिमिट में देखें तो O ऑफ m इंटू n हो रही है, राइट? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज़ वेल एज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m इंटू n होने वाली है। तो या आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो, अगर आपको हिंदी में और सॉल्यूशंस चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सब इंग्लिश में सॉल्यूशंस बना रहे थे, पर अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में जॉइन करने वाले हैं या फिर अगर आप कंपनी चेंज करने वाले हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर आपको हिंदी में आगे भी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।